लोग अब देखेंगे कि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स 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 का वैल्यू, यदि दोनों चार्ज यदि एयर में है तो क्या होगा, दोनों चार्ज यदि किसी दूसरे मीडियम में है तब क्या होगा। दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स का वैल्यू जब एयर में रखा हुआ है, मान लिए ये Q1 और Q2 दो चार्ज है, जब ये एयर में रखा हुआ है तब फोर्स कितना लगेगा इन एयर, एयर या वैक्यूम में दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना लगेगा। फोर्स का वैल्यू हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू हम लोग मान लिए कि एयर में दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स है F0, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0, इसका हो गया Q1 Q2/r²। दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स का वैल्यू हो गया, इसका हो गया 1/4πε0 Q1 Q2/r²। सी दो चार्ज को सेम दूरी पर किसी दूसरे मीडियम में रखेंगे तब कितना फोर्स लगेगा। इसका मतलब किसी मीडियम में, इन ए मीडियम, दोनों चार्ज के बीच फोर्स क्या लगेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 εr Q1 Q2/r²। इसका मतलब है कि दो चार्ज को यदि हम लोग वैक्यूम में रखेंगे तो फोर्स का वैल्यू हो गया F0, हम लोग दो चार्ज को किसी और मीडियम में रखेंगे तो फोर्स का वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 इसका Q1 Q2/r²। यदि एप्सिलॉन r का वैल्यू मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग वैक्यूम में दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, साथ में किसी दूसरे मीडियम में चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स के वैल्यू का हम लोग रिलेशन निकालना चाहते हैं फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट और सेकंड से हम लोग यदि फर्स्ट को सेकंड से यदि डिवाइड कर दें, फोर्स इन एयर F0 डिवाइड में फोर्स इन मीडियम F, इसका मतलब है मीडियम में फोर्स F लग रहा है और एयर में फोर्स F0 लग रहा है। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 1/4πε0 इसका Q1 Q2/r²। इसका डिवाइड में, इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1/4πε0 इसका Q1 Q2/r²। 4πε0 कैंसिल, साथ में Q1 Q2/r² कैंसिल, इससे वैल्यू आ गया F0/F, इसका आ गया 1/ε0।
इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 बाई एप्सिलॉन आर क्या आ जाएगा, एफ नॉट बाई एफ बराबर, इसको डिवाइड करेंगे तो आ गया एप्सिलॉन आर। इसका मतलब है एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ बराबर, इसका लिख सकते हैं एफ इंटू एप्सिलॉन आर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका हो गया एफ इंटू एप्सिलॉन आर बराबर एफ नॉट, इसलिए एफ का वैल्यू आ जाएगा फोर्स इन मीडियम बराबर हो जाएगा एफ नॉट बाई एप्सिलॉन आर। सिर्फ फोर्स का वैल्यू आ गया एफ नॉट बाई एप्सिलॉन आर। इसका मतलब है दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स जितना एयर में होगा उसका 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स किसी दूसरे मीडियम में होगा। तो एयर में फोर्स सबसे ज्यादा है, किसी दूसरे मीडियम में उसी दोनों चार्ज के बीच किसी दूसरे मीडियम में सेम दूरी पर फोर्स का वैल्यू घट जाता है। हम लोग अब देखते हैं कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन। सबसे पहला है कि कूलम्ब्स लॉ हम लोग कहाँ लगा सकते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ जो है वो 2 पॉइंट चार्ज के लिए लगेगा जो कि स्टैटिक है। स्टैटिक पॉइंट चार्ज के लिए कूलम्ब्स लॉ लगेगा। 2 पॉइंट चार्ज स्टैटिक पॉइंट चार्ज के लिए कूलम्ब्स लॉ लगेगा। साथ में दो चार्ज के बीच ये कितना मिनिमम दूरी पर कूलम्ब्स लॉ का फोर्स काम कर सकता है। तो कूलम्ब्स लॉ का फोर्स न्यूक्लियर डिस्टेंस से लेकर के कुछ किलोमीटर तक काम करता है। 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो 2, 4, 5 किलोमीटर तक ये कूलम्ब्स लॉ का फोर्स काम करता है। सबसे पहला लिमिटेशन हो गया कि कूलम्ब्स लॉ सिर्फ पॉइंट स्टैटिक चार्ज के लिए लगेगा। साथ में कूलम्ब्स लॉ का जो फोर्स का फॉर्मूला है उसका हम लोग यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर डिस्टेंस से लेकर के कुछ किलोमीटर तक। हम लोग जो है कुछ किलोमीटर तक कूलम्ब्स फोर्स काम करता है, हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, यदि हम दोनों चार्ज का दूरी घटाते हम लोग यदि न्यूक्लियर डिस्टेंस के बराबर कर दें फिर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन या अट्रैक्शन जो काम करेगा तो वो हम लोग कूलम्ब्स लॉ से हम लोग निकाल सकते हैं कितना काम करेगा। फिर न्यूक्लियर डिस्टेंस से जैसे जैसे हम लोग दूरी बढ़ाते कुछ किलोमीटर की दूरी तक ले जाएंगे तो दोनों चार्ज के बीच जो है फोर्स काम करना बंद कर देगा। कितना भी अमाउंट ऑफ चार्ज हो, किसी भी दो बॉडी के ऊपर कितना भी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज हो, कुछ किलोमीटर दूरी जाने के बाद दोनों चार्ज बॉडी के बीच में कूलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करना बंद कर देता है। इसका मतलब है कि कूलम्ब्स लॉ लगेगा न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब 10⁻⁻15 मीटर से लेकर के हम लोग कुछ किलोमीटर तक न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा। यदि चार्ज का अमाउंट कम है तो हो सकता है कि 1/2 किलोमीटर पर फोर्स काम करना बंद कर दे, हो सकता है 1/4 पर काम करना बंद कर दे, और चार्ज का वैल्यू यदि ज्यादा है तो 2-4 किलोमीटर तक फोर्स काम करेगा, उसके बाद फोर्स काम करना बंद कर देगा। इसका मतलब है कि कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन सबसे पहला हो गया, इट इज
is applicable only for static point charges, only for static point charge। इसका मतलब है कि ये स्टैटिक पॉइंट चार्ज के लिए ये एप्लीकेबल होता है। सेकंड है ये कितना दूरी तक फोर्स काम कर सकता है। न्यूक्लियर डिस्टेंस टू न्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब 10 का पावर -15 मीटर से कुछ किलोमीटर तक ये काम करता है। टू सेवरल किलोमीटर, सेवरल किलोमीटर। इसका मतलब है कि ये कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए यूज होगा, साथ में स्टैटिक चार्ज के लिए यूज होगा। ये न्यूक्लियर डिस्टेंस से लेकर के कुछ किलोमीटर तक काम करेगा। दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, जब दोनों चार्ज को हम लोग किसी मीडियम में रखेंगे तो दोनों चार्ज को किसी मीडियम में रखेंगे, फोर्स का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है। तो पहला तरीका हुआ कि किसी भी दो चार्ज को हम लोग किसी मीडियम में रखेंगे तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स डिक्रीज कर जाएगा। फोर्स का डिक्रीज करने का कारण क्या है हम लोग जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि चार्ज को मान लिए यहाँ रिपेल कर रहा है, दोनों सेम नेचर का है, तो इस चार्ज पर जो मीडियम रहेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो चार्ज पर लगने वाला फोर्स घट गया। सिमिलरली दूसरा तरीका है कि यदि हम लोग फोर्स को घटाना चाहते हैं तो दोनों चार्ज को एयर में रख करके हम लोग उस दोनों के बीच के दूरी को बढ़ा दें। तो हम लोग को यहां से पता चलेगा किसी भी दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के वैल्यू को हम लोग दो तरीका से घटा सकते हैं। सबसे पहला है कि दोनों चार्ज को यदि हम लोग किसी मीडियम में रखेंगे तो मीडियम भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिसके कारण चार्ज पर लगने वाला फोर्स घट जाता है। सिमिलरली यदि हम दोनों चार्ज के बीच के दूरी को बढ़ा देंगे फिर भी फोर्स घट जाएगा, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ में फॉर्मूला होता है 1/4 q1 q2/r। का मतलब है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है, साथ में फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। इसका मतलब है दोनों चार्ज के बीच के दूरी को यदि हम लोग बढ़ा देंगे तब पर भी फोर्स घट जाएगा। और फर्स्ट तरीका है कि दोनों चार्ज को एयर के बदले में किसी और मीडियम में डाल देंगे तब पर भी फोर्स घट जाएगा। तो हम लोग को जानना है कि मीडियम में यदि चार्ज को डालने से फोर्स जितना घट रहा है तो एयर में कितना दूरी पर रखने से उतना ही अमाउंट से फोर्स घट जाएगा, हम लोग को जानना है।
को किसी मीडियम में रखा गया है, फोर्स जितना अमाउंट से डिक्रीज करेगा, सेम दोनों चार्ज को कितना ज्यादा दूर तक हम लोग लेते जाएंगे, सेम अमाउंट से जो है फोर्स डिक्रीज करेगा। सबसे पहले दोनों चार्ज के बीच हम लोग r दूरी पर फोर्स निकालते हैं। फोर्स बिटवीन चार्जेस इन द मीडियम, फोर्स बिटवीन चार्जेस इन द मीडियम हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू k। एप्सिलॉन r का वैल्यू k रखेंगे, इसका q1 q2 बाई r स्क्वायर। इसका मतलब है मीडियम में फोर्स लग रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q1 q2 बाई r स्क्वायर। सिमिलरली दोनों चार्ज को यदि हम दूरी बढ़ा देंगे तब पर भी फोर्स घट जाएगा। तो दूरी हम लोग मान लिए कि r' दूरी तक उसको चार्ज को हम लोग वैक्यूम या एयर में हम लोग दोनों चार्ज को r' दूरी पर रख दिए, फिर भी फोर्स उतना ही अमाउंट से घट जाना चाहिए। इसका मतलब दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स का वैल्यू अभी भी वही होना चाहिए जो कि r दूरी पर चार्ज को मीडियम में रखने से है। तो एयर में कितना फोर्स लगेगा, दोनों चार्ज के बीच एयर में कितना फोर्स लगेगा, फोर्स इन एयर इक्वल टू, इसका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका हो गया q1 q2 बाई, इसका हो गया r का स्क्वायर। तो दो चार्ज के बीच किसी मीडियम में लगने वाला फोर्स, दो चार्ज के बीच एयर में लगने वाले फोर्स का वैल्यू सेम होने के लिए हम लोग एयर में दोनों चार्ज को कितना दूरी पर रखें। तो दोनों फोर्स का वैल्यू सेम, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर। फोर्स मीडियम में और फोर्स एयर में, फोर्स मीडियम में और फोर्स एयर में दोनों सेम होना चाहिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, इसका q1 q2 बाई r स्क्वायर इक्वल टू, इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका q1 q2 बाई r स्क्वायर। से ये कैंसिल हो गया, से q1 q2 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, से हो गया k इंटू, यहाँ पर r की दूरी अब r नहीं है, r' है, r' का स्क्वायर। दूरी अब चार्ज के बीच का दूरी r' है, r' का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में बच गया k इंटू r स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं r' का स्क्वायर। हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, से r' बराबर रूट अंडर k इंटू r स्क्वायर, से r' बराबर हो गया रूट k गुना r। इसका मतलब है किसी मीडियम में दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स का वैल्यू जितना अमाउंट से घटेगा, r दूरी पर रखने पर जितना अमाउंट से घटेगा मीडियम में रखने पर, उसी दो चार्ज को
हम लोग एयर में रूट के इंटू आर दूरी पर रख देंगे तो सेम अमाउंट से फोर्स घट जाएगा। तो यदि हमको किसी दो चार्ज के बीच का फोर्स निकालना हो किसी मीडियम में, तो हम लोग उस मीडियम का परमिटिविटी यदि के हो, तो एयर में दोनों चार्ज के बीच का फोर्स निकालना हो तो कितना दूरी पर रखेंगे तो फोर्स आ जाएगा। तो एयर में उसी चार्ज को रूट के इंटू आर दूरी पर रखेंगे तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा। हम लोग को अब इसको याद रखना है। तो जब भी हम लोग को निकालना हो दो चार्ज के बीच का फोर्स किसी मीडियम में, तो हम लोग उसका इक्विवेलेंट हम लोग एयर में हम लोग फोर्स निकाल लेंगे। कितना दूरी पर? रूट के इंटू आर दूरी पर फोर्स निकाल लेंगे। वो उतना ही फोर्स लगेगा जितना कि मीडियम में आर दूरी पर लगेगा। हम लोग अब कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखेंगे। तो कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हम लोग को देखना है। सबसे पहले दोनों चार्ज हम लोग सेम नेचर का लेते हैं। दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव या दोनों चार्ज नेगेटिव हो। दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव हो या दोनों चार्ज नेगेटिव हो। में चार्ज फर्स्ट को यदि हम लोग ऑरिजिन पर ले लिए, सेकेंड चार्ज का पोजीशन वेक्टर हो गया फर्स्ट चार्ज से सेकेंड चार्ज का इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, और पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो गया। इसका मतलब है कि नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, साथ में पॉजिटिव चार्ज को भी रिपेल कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, साथ में नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है। तो कूलम्स लॉ कहता है कि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स एयर में होगा 1/4πε0 into Q1 Q2 by R के मॉड का स्क्वायर। तो चार्ज Q1 और Q2 यदि एयर में रखा हुआ हो, दोनों का नेचर या तो पॉजिटिव हो या दोनों का नेचर नेगेटिव हो, तो दोनों का नेचर या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसका मतलब दोनों चार्ज का नेचर सेम हो, उस कंडीशन में एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल करेगा। तो सेम नेचर का चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है और अपोजिट नेचर का चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला फोर्स हो गया mod F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई दोनों चार्ज के बीच के दूरी का स्क्वायर। फर्स्ट चार्ज को यदि ऑरिजिन पर मान ले तो सेकेंड चार्ज का पोजीशन वेक्टर हो गया r, और दोनों चार्ज के बीच का दूरी हो जाएगा पोजीशन वेक्टर का मॉडुलस।
इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर का यदि हम लोग मॉड निकाल लेंगे तो दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स निकल जाएगा। हम लोग जानते हैं वेक्टर का बेसिक नियम से, वेक्टर ए यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल टू होता है, इसका वैल्यू होता है वेक्टर ए बाय वेक्टर ए का मॉड। इसका मतलब है वेक्टर को वेक्टर के मॉड से डिवाइड कर देंगे तो वो वेक्टर का यूनिट वेक्टर देता है। इसका मतलब वेक्टर ए बराबर इसका हो जाएगा ए का मॉड इसका इनटू ए क्या, तो मॉड ए को यदि हम लोग ए कैप से गुणा कर देंगे इसका मतलब ये वेक्टर में बदल जाएगा। तो अब हम लोग को वेक्टर में बदलना है। हम लोग को मॉडुलस फोर्स का मैग्नीट्यूड पता है, उसको वेक्टर में बदलना चाहते हैं। इसका मतलब है दोनों तरफ यूनिट वेक्टर से गुणा करना पड़ेगा। हम लोग दोनों तरफ यूनिट वेक्टर से गुणा कर देते हैं। फोर्स को वेक्टर में बदलना है, फोर्स के मैग्नीट्यूड को फोर्स के डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो फोर्स का डायरेक्शन इसमें लेफ्ट टू राइट है, तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो फोर्स F इनटू इसका हो गया F कैप इक्वल टू इसका वैल्यू हो गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका Q1 Q2 बाई इसका मॉड R का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, इसको F कैप से मल्टीप्लाई कर दें। हम लोग देख रहे हैं कि जो डायरेक्शन फोर्स वेक्टर का है वही डायरेक्शन एक चार्ज के रिलेटिव दूसरे चार्ज का पोजीशन वेक्टर का है। दोनों का डायरेक्शन सेम है। चार्ज Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है F से, तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वही चार्ज 1 के रिलेटिव चार्ज 2 का पोजीशन वेक्टर का भी डायरेक्शन है। तो दोनों डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब है कि r कैप का जो डायरेक्शन है सेम वही F कैप का भी डायरेक्शन है। दोनों डायरेक्शन क्या हो गया सेम। दो वेक्टर सेम कब होगा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा। इसका मतलब r कैप जो है r कैप r का यूनिट वेक्टर है और F कैप जो है F का यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब है r कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, साथ में r कैप का डायरेक्शन जो है राइट साइड है, इसी तरह F कैप का भी डायरेक्शन राइट साइड होगा। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड 1 है, इसीलिए दोनों वेक्टर इक्वल होगा। हम लोग जानते हैं मॉड A गुना A कैप, मॉड A गुना A कैप क्या होता है वेक्टर A। सिमिलरली हो जाएगा मॉड F गुना F कैप हो जाएगा वेक्टर F इक्वल टू इसका वैल्यू हो गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका लिखेंगे Q1 Q2 बाई इसका हो गया मॉड R का होल स्क्वायर, इसका इनटू F कैप की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं R कैप। फोर्स वेक्टर का हम लोग को निकल गया, फोर्स वेक्टर का हम लोग ये कूलम्ब्स लॉ के कारण जो फोर्स लगेगा, फोर्स का हम लोग को वेक्टर फॉर्म निकल गया। फोर्स का वेक्टर फॉर्म क्या हो गया, फोर्स का वेक्टर फॉर्म हो गया F वेक्टर बराबर कूलम्ब्स का फोर्स, इसका मतलब कूलम्बिक फोर्स वेक्टर F बराबर आ गया
Q1 Q2 by R square into R cap। फोर्स वेक्टर का वैल्यू आ गया 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square गुना R cap। इसमें फोर्स वेक्टर में जो ये फैक्टर है 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by Q2 into R square, ये फोर्स के कूलम्बिक फोर्स का मैग्नीट्यूड को बता रहा है और ये R कैप जो है ये डायरेक्शन को बता रहा है। इसका मतलब है कि फोर्स कूलम्बिक फोर्स का जो वैल्यू आया वेक्टर फॉर्म में, उसका फर्स्ट पार्ट जो है ये मैग्नीट्यूड को बता रहा है, साथ में ये R कैप जो है इसके डायरेक्शन को बताएगा। ये हो गया, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये जो फोर्स वेक्टर का वैल्यू निकला कूलम्ब्स लॉ से, फोर्स वेक्टर का जो वैल्यू निकला है इसमें जो ये फर्स्ट फैक्टर है ये मैग्नीट्यूड को बताएगा, सेकंड जो है ये डायरेक्शन को बताएगा। डायरेक्शन इसका मतलब हो गया कि कूलम्बिक फोर्स का डायरेक्शन फर्स्ट चार्ज से सेकंड चार्ज के तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा, फर्स्ट चार्ज से सेकंड चार्ज को मिलाने वाले डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में कूलम्बिक फोर्स काम करेगा। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। हम लोग फोर्स वेक्टर का वैल्यू निकाल चुके हैं। इसमें एक टर्म जो है इसमें ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ये बता रहा है मैग्नीट्यूड को, सेकंड वाला जो फैक्टर है ये डायरेक्शन को बता रहा है। हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल में लिख सकते हैं। फोर्स वेक्टर बराबर इसको लिखा जा सकता है 1 by 4 pi epsilon naught, इसको लिख सकते हैं Q1 Q2 by, इसका हो गया R का स्क्वायर, इसका हो गया 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R स्क्वायर। हम लोग R कैप को लिख सकते हैं वेक्टर R by, इसको लिखा जा सकता है मॉड ऑफ R। इसका मतलब फोर्स वेक्टर इक्वल टू आ गया, फोर्स वेक्टर इक्वल टू आ गया 1 by 4 pi epsilon naught, इसका हो गया Q1 Q2 by, हम लोग R को लिख सकते हैं, और कौन सा दूरी, फर्स्ट चार्ज से सेकंड चार्ज के बीच का दूरी है। इस दूरी को कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट चार्ज के तुलना में सेकंड चार्ज का पोजीशन वेक्टर का यदि हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो मैग्नीट्यूड ही दोनों के बीच का दूरी होगा। इसका मतलब R का स्क्वायर को लिखा जा सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड R का होल स्क्वायर, इसका इनटू R वेक्टर बाय मॉड ऑफ R। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, फोर्स वेक्टर बराबर हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught, इसका Q1 Q2 by, इसका मॉड R का होल,
वेक्टर आ गया, फोर्स वेक्टर का दूसरा फॉर्म आ गया पोजीशन वेक्टर के टर्म में 1/4πε0 q1 q2 by mod r का होल क्यूब इनटू r वेक्टर। तो ये भी कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। दिस इज आल्सो वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो ये भी कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। तो कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हम लोग जनरली ज्यादा इसका यूज करेंगे हम लोग। सेकंड ये हो गया आर वेक्टर के टर्म हम लोग जनरली जो है ये फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स का वेक्टर फॉर्म हो गया 1/4πε0 q1 q2 by r² into r। हम लोग अब दूसरा कंडीशन देख रहे हैं कि जब चार्ज जो है अपोजिट नेचर का हो तब वेक्टर फॉर्म होगा। हम लोग मान लिए q1 पॉजिटिव और q2 नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। क्या हो सकता है फर्स्ट वाला चार्ज नेगेटिव हो, सेकंड वाला पॉजिटिव, तो फर्स्ट वाला चार्ज सेकंड वाले चार्ज को फिर भी अट्रैक्ट करेगा। दोनों कंडीशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लगेगा। हम लोग जानते हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है। फोर्स का मैग्नीट्यूड F mod इक्वल टू दो चार्ज को यदि एयर में रखेंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 इसका हो गया q1 q2 by r का स्क्वायर। तो r का स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड r का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा फोर्स वेक्टर इक्वल टू इसको लिखा जा सकता है 1/4πε0 इसको लिख सकते हैं q1 q2 by दोनों चार्ज के बीच का दूरी का स्क्वायर। वेक्टर में दूरी को मॉड से भी लिखा जाता है, इसलिए r के स्क्वायर के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं इसको मॉड r का होल स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है मॉड r का होल स्क्वायर। दोनों तरफ यदि हम लोग f कैप से गुणा कर दे, तो गुणा कर दे f कैप से, सेम क्वांटिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी, फिर भी बराबर ही होगा। इसमें आ गया 1/4πε0 इसको लिखेंगे q1 q2 by इसका मॉड r का होल स्क्वायर इनटू इसका हो गया f। हम लोग अब यहाँ ध्यान से देखेंगे कि फोर्स का डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। फोर्स के डायरेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एफ कैप से और पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे आर कैप से। दोनों जो है यूनिट वेक्टर है आर कैप और एफ कैप, किन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे
ये आर कैप का डायरेक्शन इधर है, राइट साइड है, इसमें एफ कैप का डायरेक्शन लेफ्ट साइड है। हम लोग को दोनों वेक्टर को बराबर करना है। इसका मतलब है कि किसी एक वेक्टर के डायरेक्शन को बदलना पड़ेगा। हम लोग मान लिए कि आर कैप के डायरेक्शन को यदि उल्टा कर देंगे, आर कैप का डायरेक्शन यदि राइट साइड है तो माइनस आर कैप का डायरेक्शन अपोजिट में हो जाएगा, इसका डायरेक्शन लेफ्ट में हो जाएगा, और फोर्स वेक्टर का भी डायरेक्शन एफ कैप, इसका भी डायरेक्शन राइट साइड में है। तो दो वेक्टर बराबर कब हो सकता है? जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम। अब जो है एफ कैप और माइनस आर कैप को हम लोग बराबर कर सकते हैं। एफ कैप बराबर हो जाएगा माइनस आर कैप। इसका मतलब है एफ कैप को लिखा जा सकता है माइनस आर कैप लिखा जा सकता है। एफ कैप इक्वल टू, इसका वैल्यू हो गया माइनस आर कैप। इसमें हम लोग रखते हैं हम लोग अब इसमें वैल्यू रखते हैं मॉड एफ गुना एफ कैप, इसका वैल्यू हो गया एफ वेक्टर, मॉड एफ गुना एफ कैप हो जाएगा एफ वेक्टर बराबर, इसको लिख सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिखा जा सकता है Q1 Q2 बाई मॉड आर का होल स्क्वायर। हम लोग एफ कैप को लिख सकते हैं माइनस आर कैप, माइनस यहां गुना है तो इसको हम लोग माइनस को स्टार्टिंग में भी ला सकते हैं। फोर्स वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा? फोर्स वेक्टर बराबर माइनस का 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का Q1 Q2 बाई मॉड आर का होल स्क्वायर, इसका इनटू आर कैप। हम लोग आर कैप को लिख सकते हैं आर वेक्टर बाई मॉड आर, से वैल्यू हो जाएगा एफ वेक्टर बराबर माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई मॉड आर का होल स्क्वायर इनटू आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर। इसको और लिखा जा सकता है एफ वेक्टर बराबर, इसका आ गया माइनस 1 बाई 4 पाई। हम लोग इसको भी वेक्टर फॉर्म में ले सकते हैं, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में इसको लिया जा सकता है। हम लोग अब इसको लिख सकते हैं माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई मॉड आर का होल स्क्वायर गुना आर कैप। इसको थोड़ा सा और लिख लें, फोर्स वेक्टर बराबर इसका हो जाएगा माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग लिख सकते हैं Q1 Q2 बाई इसका आर स्क्वायर इनटू आर। तो ये कूलम्स का वेक्टर फॉर्म आ गया, ये कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म आ गया, इसका वेक्टर फॉर्म आ गया जब दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट। इसका मतलब जब चार्ज का नेचर अपोजिट हो, सिर्फ फॉर्मूला में एक माइनस साइन आ जाएगा और यहाँ पर हम लोग सिर्फ Q1 Q2 का वैल्यू रखेंगे। और यदि दोनों चार्ज यदि पॉजिटिव सेम नेचर का है तो यहाँ पर हमेशा हम लोग पॉजिटिव साइन रखेंगे। फोर्स ऑफ रिपल्सन के लिए फोर्स वेक्टर का वैल्यू पॉजिटिव होगा, फोर्स वेक्टर में हम लोग एक पॉजिटिव साइन लेंगे। और यदि
यदि दो अपोजिट चार्ज के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना हो, फोर्स वेक्टर में हम लोग एक नेगेटिव साइन लेंगे। तो नेगेटिव साइन बताएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वेक्टर फॉर्म में, और पॉजिटिव साइन बताएगा कि फोर्स ऑफ रिपल्सन है। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन के लिए जब चार्ज का नेचर सेम हो, वेक्टर फॉर्म में फोर्स का साइन पॉजिटिव लेना है, और यदि अपोजिट नेचर का चार्ज होगा फिर फोर्स का साइन जो है नेगेटिव